तो क्या वाकई में टूट जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू? सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली दौरे पर निकल गए, इस आस में कि शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन 30 दिसंबर को वापस पटना लौट आते हैं और कहीं ना कहीं फिर दावा इस बात का होता है कि ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही गृह मंत्री अमित शाह और ना ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को वक्त नहीं दिया, नीतीश कुमार से मिलने की जरा भी कोशिश नहीं की। और ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रही हैं कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार का खेल बिहार से खत्म होने वाला है? क्या वाकई में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी अब उनके हाथ से फिसलने वाली है? सियासी गलियारों में जहां एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर दरवाजे बंद कर चुकी है, यानी नीतीश कुमार से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं किया जाएगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भाव दे नहीं रही है। इन सब के बीच नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या, सवाल ये भी बड़ा है। उधर देखा जाए तो चिराग पासवान के सहयोगियों पर लगातार ईडी और सीबीआई के छापे चल रही हैं और ऐसे में चिराग पासवान पर भी सवाल उठ रही हैं कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बढ़ती नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ाने के लिए काफी है। तो चर्चा करेंगे आज बिहार की राजनीति पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है वो टूट जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ खेला हो जाएगा, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जो शरद पवार के साथ हुआ। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर लगातार माहौल बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या वो अब आने वाले 2025 के चुनाव में एक मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और लगातार 18 साल से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री हैं, क्या एक बार फिर से 2025 में वो कहीं मुख्यमंत्री पद के ऊपर विराजमान होते हुए या फिर यह कहा जाए कि प्रत्याशी होते हुए वो नजर आ सकते हैं? इसको लेकर लगातार सवाल हैं, लगातार सवाल बन रहे हैं। आप देखिए, एक दिन पहले वो दिल्ली आते हैं और यहाँ पर मनमोहन सिंह जी और उनके परिवार से मिलते हैं, उनके मनमोहन सिंह जी की डेथ के बाद उनके परिवार से मिलते हैं, संवेदनाएं अपनी देते हैं और उसके बाद ये भी खबरें आती है सिराज की कांग्रेसी नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल के सामने आया है कि बीजेपी के नेताओं ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। कल तक ये खबरें थी कि आज उनकी जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है, या फिर जेपी नड्डा से तो कम से कम फिक्स था कि आज उनकी मुलाकात होगी, लेकिन जिस तरह से बिना मिले वो बिहार रवाना हो गए, उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब वो पहली वाली मोहब्बत नहीं रही, अब पहले वाला जो प्यार था वो खत्म हो रहा है और तकरार एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने जो कहा कि क्या पलटी मार सकते हैं, क्या एक बार फिर से कोई बड़ा फेरबदल बिहार में हो सकता है? देखिए सिराज, स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अगर दरकिनार करेगी या उनको तवज्जो उतनी नहीं देगी तो यहाँ पर पलटी मारने में तो एक्सपर्ट माने जाते हैं। और यही बात लगातार हम देख रहे हैं 18 सालों से कि कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, और हर बार अपना यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अब बस मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं और अचानक से कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करना क्या दर्शाता है? देखिए, जाहिर बात है दरवाजे कहीं बंद नहीं होते सिराज। आपने देखा कि बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और बिहार में जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, ताला लगा दिया है, और तमाम तरह से कहते हुए नजर आते हैं कि अब नीतीश कुमार की एंट्री बीजेपी में या एनडीए कुनबे में नहीं होगी। उसके बाद ये जो है दरवाजा खुल जाता है, ताला खुल जाता है और नीतीश कुमार फिर बीजेपी और एनडीए के साथ चले जाते हैं। तो ये कहने वाली बातें होती है सिराज की ताला बंद हो गया है, दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन जैसे ही मौका आता है, जैसे ही कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपको जरूरत होती है तो आप तमाम ताले और तमाम चीजें जो होते हैं वो खुलती हुई दिखाई पड़ती है, तमाम जो गिले शिकवे होते हैं वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही कुछ अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि अगर बीजेपी से दूरियां बढ़ी नीतीश कुमार की तो क्या एक बार फिर अपने भतीजे यानी कि तेजस्वी यादव को गले लगाते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, सब लोग एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो इस बार बीजेपी खेमे से होगा। और कहीं नीतीश कुमार को ये अंदेशा तो नहीं हो गया है कि जो खेल महाराष्ट्र में किया गया, जो खेल हमने हरियाणा में देखा, कहीं वही खेल यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़े, जब लगातार ये बात कही गई कि अगर नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया गया या फिर ये कहा गया कि भाई चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चूंकि अमित शाह को आपने देखा ही ये बात कहते हुए कि भाई अब
अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, चुनाव पहले लड़ा जाएगा, उसके बाद बैठकर ये बात हो जाएगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ऐसा ही कुछ सिराज आपने देखा कि जो महाराष्ट्र में भी देखा गया कि जब एकनाथ शिंदे को ये कहा गया कि भाई आपके नाम पर चुनाव लड़ेंगे, आप ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि बड़ी संख्या बल बीजेपी के पास आ जाता है विधायकों का, वो क्या करते हैं, तुरंत अपना मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे ले आते हैं। और यही चीज लगातार नीतीश कुमार को परेशान करती हुई नजर आ रही है कि भाई अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो कहीं उनके साथ बड़ा खेला ना हो जाए। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उनकी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि माना जाए तो सर जिस तरीके से जो संजय झा है और जो ललन सिंह है, ये तो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, चाहे वक्फ संशोधन बिल का मामला हो या फिर मुस्लिम वोटर्स को लेकर के जो बयान सामने हो, और चाहे अंबेडकर विवाद को लेकर के जो जेडीयू नेता हैं इनके रुख रहे हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, पार्टी टूट सकती है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और बीजेपी इन कामों में एक्सपर्ट है। आप जरा बिहार की ही बात करिए, पशुपति पारस, चिराग पासवान किस मजबूती के साथ में एक परिवार एक कुनबा साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक पशुपति पारस पार्टी तोड़ते हैं, बीजेपी खेमे में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी स्वागत करती हुई नजर आती है, मंत्री उनको बनाती है। और इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र में आप चलिए, वहां पर आप देखिए, वहां पर जो शिवसेना अच्छी भली पार्टी, लेकिन जो उसके अंदर भी दो फाड़ हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे गुट बन जाता है, उद्धव ठाकरे गुट बन जाता है, एनसीपी में आप आइए अजीत पवार और कह सकते हैं कि अब शरद पवार गुट बन जाते हैं, और इतनी मजबूत पार्टियां, ये सब तो बीजेपी के लिए खेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में जो ललन सिंह का आपने जिक्र किया, देखिए जिस तरह के उनके शब्द निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बीजेपी का स्क्रिप्ट राइटर उनके लिए कुछ प्लान करता है, लिख के देता है, और वही बात वो कहते हुए नजर आते हैं। कभी ये कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के वोट हमें नहीं चाहिए, कभी ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं देते, कभी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया लेकिन मुस्लिमों ने कभी भी नीतीश कुमार का फेवर नहीं किया। तो ये जो तमाम चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह का जो के ऊपर प्रभाव है वो बीजेपी का नजर आता है। और जो आपने इशारा किया है कि क्या यहाँ से ललन सिंह कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, देखिए ललन सिंह के बारे में अगर पहले भी आपने देखा हो तो जी जब जेडीयू आरजेडी का गठबंधन ब्रेक हुआ था उससे ठीक पहले उनकी तस्वीर जो थी तेजस्वी यादव के साथ वायरल हुई थी, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह अपनी पार्टी को तोड़ने वाले, अगर आपको ठीक ठीक याद हो। और उस समय लगातार ललन सिंह के ऊपर नीतीश कुमार ने निगाह बनाकर रखी थी, उनको तुरंत पद से हटाया और अपने आप जो है पदभार संभाल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार को पता है कि ललन सिंह उनके साथ में बड़ा खेल कर सकते हैं और बड़ी कह सकते हैं कि जो गद्दी है, कुर्सी है, उसको पाना चाहते हैं कि मैं किसी तरह से मुख्यमंत्री में बन जाऊं। इसीलिए लगातार बीजेपी की बोली बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू की तरफ से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बीजेपी की बोली बोलता हो, लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जा रहा है तो ललन सिंह को देखा जा रहा है। अब देखिए जो भीमराव अंबेडकर जी को लेकर बोला गया, उसको लेकर भी ललन सिंह की तरफ से कोई बड़ा बयान न तो समर्थन में आया, ना ही कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए उन्होंने बोला। ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी भी कई मायनों को साधे हुए कि क्या वो आने वाले दिनों में इसको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं, तो ये तमाम ऐसे पहलू है ये बताते हैं कि यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका एकमात्र कारण बीजेपी है जो किसी भी कीमत पर बिहार के अंदर भी सरकार बनाना चाहती है और उससे भी बड़ी बात की अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी रणनीति को साधते हैं, सवाल उनको लेकर बन रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन सर एक चेहरा जिस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, चिराग पासवान। चिराग पासवान के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कह सकते हैं कि जो उल्लास पांडे हैं उनके ठिकानों पर छापा मारा जाता है और कहीं ना कहीं आरोप ये लगता है कि जो बिहार में अवैध तरीके से बालू खनन से जुड़ा ये मामला है और कहीं ना कहीं अचानक से ऐसे समय पर छापा मारना जब चिराग पासवान कई मुद्दों को लेकर एनडीए के खिलाफत कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए जाहिर बात है चिराग पासवान को लेकर भी बिल्कुल कुछ दिनों पहले भी ये बात निकल कर सामने आई, जिससे अम्बेडकर जी के मुद्दे पर उनके मुख से कुछ नहीं निकला, खामोश रहे। इसको लेकर लगातार ये बातें कही गई कि अगर रामविलास पासवान जी होते तो जरूर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते, बात रखते, लेकिन चिराग पासवान खामोश रह गए। ये अपने आप में बड़ा कारण है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी बयानबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो रुख रहा है बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला है। कई मुद्दों पर उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार के लिए, आरक्षण के लिए वो लड़ते रहेंगे, भले ही मंत्री रहें या ना रहें। तो ऐसे में आप समझ लें कि जिस तरह से हमने देखा और भी तमाम मुद्दे, जब जो है भारत बंद का ऐलान किया गया था उसमें भी समर्थन करना और एक तरीके से जो आरक्षण के मुद्दे पे कहीं ना कहीं सरकार से अलग
रुख लेना, ये तमाम जो चीजें बताती हैं कि यहाँ पर जो चिराग पासवान है वो बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वो पाला भी बदल सकते हैं, पाला जी। भी बदल कर कह सकते हैं कि इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि जो विचारधारा की लड़ाई होती है और जिस तरह की विचारधारा को वो सामने रखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए चिराग पासवान भी अभी चुप तो है, कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात भी नीतीश कुमार से हुई थी, तो ऐसे में कई समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार चिराग पासवान मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। देखिए चुनाव है और समीकरण है, हालात हैं, कई चीजें ऐसी होती है जो हम सोच भी नहीं पाते, लेकिन जब वक्त ऐसा पड़ता है, जब मौका ऐसा आता है तो पार्टियां अपना अहम छोड़कर, पुरानी रंजिश छोड़कर एक साथ आती हैं और एक साथ मिलकर सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर सवाल तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का रुख किसी के समझ में जल्दी आता नहीं है। जाहिर सी बात है, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जहां एक तरफ देखा जाए तो प्रगति यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन अचानक वो दिल्ली पहुंच जाते हैं अपनी यात्रा को छोड़कर, उम्मीद में कि शायद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर उनसे बात होगी, लेकिन बात बनती नहीं है। और इसको लेकर आरजेडी मुखरता से कहती हुई नजर आ रही है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और अब उनकी पार्टी को तोड़कर, यानी जेडीयू पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बैट।